अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिन। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर भी जारी है और उससे भी अमवात भी हो रही हैं और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी ये है, अच्छी बात यह है कि जहां दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू होने वाला है और सिंध में ख़ासतौर पर कोरोना की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन से जो पहली खेप आई थी कोरोना वैक्सीन की, वो सिंध में भी पहुंच चुकी है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि वो वहाँ पे क्या सीन था। और उस वक्त डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन ने वो वसूल की वैक्सीन की खेप, और उन्होंने इस मौके पे क्या कहा, आइए पहले आपको वो बताते हैं और फिर आपको आगे ले। जी नाज़रीन, आपने जाना और अब हम यहाँ मौजूद हैं एम ए जिन्ना रोड पर वाक़े एक वैक्सीनेशन सेंटर में, जो कि सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल जो है उसके अंडर में ये काम कर रहा है। और सर्विसेज अस्पताल के जो एमएस हैं डॉक्टर फ़रहत अब्बास, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। ये सेंटर खालिद दीना हॉल में कायम किया गया है। हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर फ़रहत अब्बास भी मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं और फिर वो हमें दिखाएँगे कि यहाँ पर क्या क्या सहूलतें हैं और किस किस तरह से होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़रहत साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो हमें आप ज़रा प्लीज़ लेके चलें और बताते चलें कि कहाँ आपने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। सबसे पहले तो ये है कि ये भी एक वेटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी अगर लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो इधर भी हम सुबह देखेंगे कुर्सियाँ लगी होंगी, यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे होंगे। सही। और ये हमारा मेन इंटरेस्ट हाल है। हमने ये देखा है, गेट हमने रखा है कि एक गेट एंट्री पॉइंट जो भी होगा वो ये होगा, एग्ज़िट फिर उस दरवाजे से बाहर होगा, एंट्री यहाँ से होगी, फिर बाहर निकलने के लिए हमने दूसरा दरवाज़ा बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये एरिया हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे आके ये लोग वेट करेंगे और वो होंगे जिनको 1166 पे मैसेज किया होगा, उनको हर सेंटर में टाइम, डेट और उसके साथ उनको कहा जाएगा आप इधर आ जाएँ। ये आके यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ से आके वो हमें इंफॉर्मेशन डेस्क हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे हम उनको देखेंगे। ये भी वेटिंग साइड है हमारी ना, दोनों तरफ। अभी तो ये अभी कम है, ये कल से, क्योंकि अभी क्लोज़ करने का टाइम था तो कल से ये सारा भरी होंगी चेयर्स ना। ये हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है, इसमें सब हाँ दैट इज़ एंट्रेंस। ये इंफॉर्मेशन डेस्क से ये हम मालूम करेंगे कि जिन बंदों का मैसेज आया हमारी तरफ, इसको हम वेरीफाई करेंगे और उनसे वो मैसेज चेक करके फिर हम उसको अंदर भेजेंगे। यानी जो मैसेज सिंध गवर्नमेंट ने जो एक नंबर दिया है जिस पे एसएमएस करना है, ये नंबर देखो ना, ये हमारे यहाँ ये लगा हुआ है उसके। हाँ ये बिल्कुल, ये नाज़रीन नंबर लगा हुआ है यहाँ पर। और ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पहले स्टेप पे सर्विस हॉस्पिटल कराची का ये स्टैंडी भी लगा हुआ है। 1166 पर अपना CNIC नंबर एसएमएस करना है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कि वो अपना जो CNIC नंबर है वो 1166 पर आपने भेजना है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने अपना CNIC नंबर 1166 पर भेजना है, तो आपको उसमें आप लूप में आ जाएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन किस वक्त हो रही है और कब होनी है। अच्छा, फिर एंटर होने के बाद ये हमारा प्री वैक्सीनेशन एरिया है।
यहाँ पे उसकी हम एंट्री फिल करेंगे, एंट्री फिल करके उसको हम आगे अगले प्रोसीजर पे लेके टेबल पे चले जाएंगे। जो इस टेबल पे है यहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठे होंगे, उसका हम उसकी ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह, उसकी हिस्ट्री लेके फिर उसको आगे हम वैक्सीनेशन की तरफ भेज देंगे। हमारे पास देखो यहाँ पे 15 क्यूबिकल बनाए हुए एट ए टाइम पे, 15 आदमी एट ए टाइम पे हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। और वैक्सीनेशन में ज़्यादा आपको पता है कि मिनिमम 2 या 3 मिनट ही रखते हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यूस 2 शिफ्टों में चलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। हमारा स्टाफ यहाँ पे वेल ट्रेंड है, उनको पहले से ट्रेनिंग भी दी हुई है, ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी ना, हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो चुकी है। और ईच एंड एवरी फैसिलिटी जो कि सेंटर में दी गई है, ये 15 क्यूबिकल्स में मेरा मतलब एज ए वैक्सीनेटर के तौर पे काम कर रहे होंगे। और ये क्यूबिकल्स में जो है यहाँ पे ये वैक्सीनेटर यहाँ पे बैठेंगे। वैक्सीनेशन के बाद उसको जो फिर फॉलो अप देखना है या चेक करना है, आगे एरिया आ रहे हैं सारे, मैं आपको सारे बता रहा। अच्छा, ये दो तरह के आपको एरिया नज़र आएंगे। एक तरफ फीमेल बैठे होंगे, फीमेल की वैक्सीनेशन हो रही होगी, दूसरे एरिया पे मेल साइड की वैक्सीनेटर। ये 15 क्यूबिकल हमने ये बनाए हुए हैं। अच्छा, जितने भी अभी तक ट्रायल चले हैं, सबसे पहले तो मेरी कौम से ये अपील करूँगा कि ये देखो, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि जिन हमारे पाकिस्तान में जो ट्रायल चले हैं, किसी भी कोई साइड इफेक्ट या एनाफिलैक्टिक शॉक का कोई ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता, जिससे बहुत ज़्यादा अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम अपना जैसे वेट करेंगे, अगर हम किसी को देखेंगे, नोट करेंगे, किसी को कोई रिएक्शन हो रहा है या कोई कंप्लेन कर रहा है किसी किस्म की, तो उसके रिस्पांस में हम उसको फ़ौरन ही शिफ्ट करेंगे AEFI में, ये एरिया जो बनाया हुआ है। इसका मतलब है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि अगर उसको हम नोट किए जाते हैं तो हम उनको लेकर आएंगे। यहाँ पे हमने हर तरह की WHO के रिकमेंडेशन के तहत हमने हर वो फैसिलिटी दी हुई है। इंटरनेशनल लेवल तक देखो, मॉनिटर पड़े हुए हैं, गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं, DFAB पड़ा हुआ है, क्रश ट्रॉली में लाइफ सेविंग ड्रग, ईच एंड एवरीथिंग, हर किट मौजूद है जो कि होनी चाहिए। तो हमने हर तरह का बंदोबस्त किया हुआ, इंतज़ाम किया हुआ है। बाकी ये बताइए कि वैसे वैक्सीनेट लगने के बाद कितना टाइम पीरियड है, क्या स्टैंडर्ड है कि कितनी देर आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे या रखना चाहिए? वो मैंने आपको पहले बताया कि 30 मिनट, 30 मिनट तक हम उसको वेट करेंगे। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट होगी। और सेकंड डोज आफ्टर 21 डेज़ के बाद इसकी लगेगी ना, 21 डेज़ के बाद। तो ये दूसरा इसका काउंटर है। एग्जैक्ट एरिया हमने यहाँ पे बाहर से बनाया हुआ है, यहाँ से ये यहाँ से निकल के फिर दूसरे गेट से बाहर निकल जाएंगे। सही। और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये एक ही सेंटर है? डिस्ट्रिक्ट साउथ में देखो, ये 2 सेंटर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में। एक जनाब पोस्ट मेडिकल सेंटर अनाउंस किया हुआ है, दूसरा हमारे खालिद हाल जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल कराची। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरोना की जो सेकंड वेव है उसके हवाले से भी, और प्लस आफ्टर वैक्सीनेशन भी अगर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं? आफ्टर वैक्सीनेशन में भी हमें ये है कि देखो, हमें अपनी प्रिकॉशन जो रिगार्डिंग कोरोना है वो छोड़नी नहीं है। सेकंड ये है कि आवाम से हमारी ये अपील है कि देखो, इसके ट्रायल पूरी दुनिया में चले हैं। ये वैक्सीनेशन के बारे में जो र्यूमर फैल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आप इनके पे बिल्कुल कान न धरें। और वैक्सीनेशन लगाने के नुकसान कोई नहीं है, बहुत कम है, जो कि अभी तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं, क्योंकि इसके पहले ट्रायल भी हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब की, और जो कि MS हैं सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल के, और उन्हीं की निगरानी में ही ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो काम करेगा। यहाँ पर उन्होंने सारा हमें ब्रीफ़ किया है, सारी डिटेल्स देखी हैं, और ये अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि कोरोना से बचाव की जंग में अब वैक्सीन वो पाकिस्तान में भी आ चुकी है, और वो वैक्सीन सिंध में भी है, और ये वैक्सीनेशन इसकी शुरू हो चुकी है। और जैसे उन्होंने बताया कि पहले मरहले पे हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, और उसके बाद फिर जो आगे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं और जो लोग हैं वो उनकी वैक्सीनेशन जो है वो भी की जाएगी। तो ये हमने आपको गुड न्यूज़ दी है, और उम्मीद है कि इससे आप भी भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। आइए चलते हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या है। नाज़रीन, एक बार फिर महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, चीज़ें मुस्तकिल महंगी हो रही हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हुई, फिर पेट्रोल महंगा हुआ, बार बार महंगा हुआ, और अब जो है वो दूध फरोशों ने दूध की कीमत भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
वो दूध जो कहीं 100 रुपये का मिल रहा था, कहीं 110 का मिल रहा था, और 100 से कम तो खैर कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन्होंने उसका रेट 140 रुपये फ़ी लीटर करने का ऐलान कर दिया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है शाकिर उमर साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है। और वो क्या ऐलान किया है पहले वो आपको दिखाते हैं, वो आप देखें, और उसके बाद हम फिर लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। शहर में जो दूध बिकेगा 140 रुपए लीटर बिकेगा। टोटल मिला के जो एक्स फार्म डेयरी फार्मर को मिलेंगे वो 4,430 रुपए मिलेंगे। आप लोग इस पे मुताफिक हैं? 10 तारीख से ये भाव लेंगे। देखिए जी, डीसीएफ आपकी मदद करेगी। जितना बड़ा चौधरी उसको अगर पैसे वापसी लेने हमसे ले, ठीक है जी, 2.5 लाख रुपए भैंस के हिसाब से हमारी भैंसे खोले जी, एडवांस अभी देते हैं। हम आपकी मदद करेंगे हर जगह, कानूनी मदद भी करेंगे। दीगर कोई जिरगा, दीगर कोई चीजें हुई हैं तो उसमें भी हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये भाव आप अपने पैकार से लेंगे और जाते ही अपने पैकार को बता देंगे। आप जाते ही सब अपने पैकार को बता देंगे कि भाई ये रेट होगा 10 तारीख से, गाड़ी भेजनी है तो बेशक भेज दे। जी नाज़रीन, कराची के इलाके बंस रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ दूध की कुछ दुकानें हमें नज़र आई हैं, हम वहाँ चल के आपको बताते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और ये जो नया रेट है अब इस पर कब से अमल होने वाला है। दूध जो कि हर घर की ज़रूरत है, अब क्या चाह रहे हैं लोग, क्या चाह रहे हैं डेयरी फार्मर्स, क्या चाह रहे हैं, और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से दूध उन्हें महंगा करना पड़ा है, और अब लोग क्या करेंगे जब दूध अगर इतना महंगा होगा तो फिर कैसे गुजारा होगा। आइए हम लोगों से बात करते हैं और आप बताते हैं आपको क्या पोजीशन है वहाँ पर। ये एक डेयरी शॉप है, पहलवान डेयरी फार्म हाउस की शॉप है, और यहाँ पर तो इन्होंने दूध का जो रेट है वो 110 रुपये फ़ी लीटर लिखा हुआ है। और अब इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और यहाँ पर क्या। आप दूध लेने आए? जी। आप क्या करने आए? दूध लेने आए जी। अच्छा, कितने रुपए का दूध मिलता है वैसे यहाँ पे? 110 लीटर। 110 रुपये का, लेकिन अभी ऐलान कर दिया इन्होंने 140 रुपये में देंगे, तो फिर कैसे गुजारा होगा? पता नहीं, फिर भी लेंगे मजबूरी से। तो दूध फरोश यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो फिर हम उनसे बात करते हैं। दूध की कीमतें फिर बढ़ाने का ऐलान कर दिया उन्होंने, 140 रुपये करने का ऐलान किया। तो जुल्म कर रहे हैं ना अवाम पे सर, अवाम पे पेट्रोल बढ़ा दिया, दूध बढ़ा दिया, अब सब बढ़ा रहे हैं, अवाम को जीने के नहीं दे रहे। गरीब तो फंस गया, मर गया बेचारा। खाने पीने की चीज़ें वैसे ही महंगी हैं। वैसे ही हर चीज़ महंगी है, काम धंधे है नहीं, और मजदूरियाँ कर रहे हैं हमारे सामने, और चीज़ें और महंगी होती जा रही हैं। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे बस। यहाँ पर एक दुकान और है, ये राजपूत मिल्क कॉर्नर है, बंस रोड की ये दुकान है, ये भी एक मशहूर दुकान है। आइए वहाँ उनसे पूछते हैं कि वो क्या कीमत पे दूध बेच रहे हैं। यहाँ पर ये दुकान है, इन्होंने रेट लिस्ट भी लगाई हुई है, बाहर तो नज़र नहीं आ रही क्या रेट लगा हुआ है, लेकिन अंदर जो रेट लिखा हुआ है उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या रेट में बेच रहे हैं? जी सर, 94 रुपये। 94 रुपये जी। फ़ी लीटर? जी। अच्छा ये बताइए कि डेयरी फार्मर्स की एसोसिएशन जो है उसने ऐलान किया कि हम 140 रुपये अब दूध बेचा करेंगे, आपको ये पहुँची ये बात? जी जी, ऐलान तो हुआ है, लेकिन ये जो है ना अपना, जब इतना पीछे से हमें महंगा मिलेगा दूध, तो उसके ऊपर हमें जो है ना 5-10 रुपये मिलते हैं उसके पीछे, और हम क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो वही चला रहे हैं, 94 रुपये जो रेट चल रहा है। तो ये नया रेट कब से आने वाला है? कोई पता नहीं है, देखो क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल वही 94 चल रहा है। अच्छा, तो नया रेट जब आ जाएगा तो फिर आप भी उसी रेट पे बेचेंगे? नहीं नहीं, वो तो पूरा कराची के अंदर होगा, जो होगा हमारे साथ भी वही होगा। हम कहते हैं ऐसे 140 रुपये में बेचेंगे। फ़ी लीटर आप लोगों को कितने पैसे बचते हैं, कितने रुपए बचते कुछ हैं? भी नहीं बचता फ़िलहाल, तो कुछ भी नहीं बच रहा। कच्चे दूध के अंदर कुछ भी नहीं है इस रेट। तो आप क्या नुकसान में दूध बेच रहे हैं? 17.5 रुपये हमें पड़ रहे हैं, 117.5 रुपये हमें पड़ रहे हैं। और थैली भी है, रबड़ भी है। तो आप 94 का फिर कैसे बेच रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है। अगर हम अपने 120 पे चलाते हैं जो उसमें, तो आ जाते हैं चलान काटने, मजबूरी है। अब क्या करें? लेकिन ऐसा कारोबार तो कोई भी नहीं है ना जो आप नुकसान में आप चला रहे होंगे? नहीं तो यही है, पकोला वगैरह थोड़ा सा चल जाता है तो उसी के अंदर हो रहा है गुजारा हमारा। कच्चे दूध में तो कुछ भी नहीं है, बराबर ही हो रहा है सब वैसे कुछ। आप भी तो अपने घर में इस्तेमाल करते होंगे ना दूध, आपके भी हर घर की जरूरत जी, है जी, दूध। जी, जी, तो अगर जी। पैसे बढ़ेंगे तो आप क्या कहते हैं, आपकी फैमिली पे क्या असर होगा इसका, आपके घर पे क्या असर होगा? तो महंगाई के ऊपर महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, तो असर तो पड़ेगा ना। क्या कहेंगे, कमाया खाया यही होगा। ये आज आपने गुफ्तगू सुनी एक दुकानदार की, और उनका ये दावा है कि वो ऑलरेडी नुकसान में चला रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब और कोई ख़रीदार आते हैं तो हम लोगों से बात करते हैं।
और आपको बता देंगे वो क्या कहते हैं इस महंगाई के हवाले से। जहाँ सारी चीज़ें महंगी है वहाँ दूध भी अगर महंगा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक चाय का होटल भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि अगर दूध महंगा होगा तो इन पर क्या असर पड़ेगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर चाय भी महंगी हो जाएगी। आइए बात करते हैं इनसे। ये बताएं कि दूध फरोशों ने दूध फिर महंगा करने का ऐलान किया है, 140 रुपये फ़ी लीटर का उन्होंने ऐलान किया है। तो अगर दूध महंगा होगा तो फिर क्या होगा, चाय महंगी हो जाएगी? नहीं, अभी फिलहाल तो वही रेट चल रहा है जो दुनिया के साथ का असूल है उसी पे चल रहा है। अभी आपको कितने रुपए मिल रहा है? 110 रुपये। ये बराबर में दुकान वाला तो कह रहा था हम 94 रुपये बेचते हैं। फार्म का साल का बंदी का हिसाब होता है उसके साथ। अच्छा अच्छा। तो अगर दूध की कीमत बढ़ेगी तो फिर आपको क्या मुश्किल होगी? फिर बढ़ेगा तो फिर हम भी रेट बढ़ाएगा जब वहाँ से बड़ी महंगी चीज़ मिलेगा। अच्छा, 110 पे अभी कितने रुपए की चाय? अभी 25 रुपये का कट है और फुल चाय जो है वो 40 रुपये का है। अच्छा जी। तो अगर 140 का हो गया तो फिर कितना रेट बढ़ाना पड़ेगा आपको? कितना बढ़ाएगा, यही 2-3 रुपये 4 रुपये। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि अगर दूध की कीमतों पर ये अमल होता है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर 140 रुपये में दूध देते हैं तो उसके बाद होगा क्या? तो दूध से बनी जो बाकी चीज़ें हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, वो भी फिर महंगे होने का इम्कान है। और ख़ासतौर पर जो चाय के होटल हैं, यहाँ हमने इनसे भी बात की है, तो फिर चाय भी इसका मतलब महंगी होने वाली है। तो देखें क्या होता है। दूध की कीमतें फिर बढ़ने का ऐलान हो गया, 140 रुपये करने का, तो आप क्या कहेंगे इस पर? और क्या कर सकते हैं अगर दूध की कीमतें बढ़ लेंगी तो? आप क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे? आप ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना इस पर कंट्रोल करे। ये एक तरीका हो सकता है कि दूध का इस्तेमाल कम हो या उसका कोई बाइकआउट करें। इस्तेमाल भी कम हो, इसका बाइकआउट भी करना चाहिए। बाइकआउट करेंगे तो खुद ब खुद इनकी कीमतें कम आएंगी। तो वैसे हुकूमत से अब क्या तवक्कुआत हैं आपको? हर चीज़ महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। नहीं, हुकूमत बेहतर करेगी इंशाल्लाह ताला, ये गवर्नमेंट अच्छा करेगी, अल्लाह ने चाहा। अभी भी आपको उम्मीद है कि अच्छा होगा? अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलें, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? दूध की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? दूध अगर महंगा होगा तो आप देखें चाय भी महंगी हो सकती है, आप ये सोच लें। तो महंगाई को कंट्रोल करना जाए बस, और कुछ नहीं है। बस महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आलतू फालतू की जो चीज़ें खरीद रहे हैं, 2 नंबर चीज़ें चल रही हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपकी एशिया में सारी 2 नंबर है। मैं बोलता हूँ जो हम खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। ये दूध भी ओरिजिनल थोड़ी मिलता है हम लोग ये भी 2 नंबर ही मिलता है। सही। तो लेकिन आप चाय ज़्यादा पीएंगे अगर तो चाय महंगी हो गई तो फिर नहीं, ये बजट तो बढ़ जाएगा। बजट तो नहीं, ये तो फिर कभी कभार पी लेते हैं, वरना तो घर पे ही। अब यहाँ पर तो 110 रुपये फ़ी लीटर जो है दूध का रेट लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये बताइए अभी दूध कितने रुपए आप दे रहे हैं? 110 रुपये। अच्छा, डेयरी फार्मर्स ने जो ऐलान किया है कि 140 रुपये हम दूध की कीमत करने जा रहे हैं, तो ये इस पर अमल कब से हो रहा है? 11 तारीख का लिखा हुआ है, इन्होंने 11 तारीख का बोला है। अब देखो क्या होता है, गवर्नमेंट से पास होते हैं नहीं होते, क्या है मानते हैं वो उनका मैटर है। अगर वो ऐलान हो जाता है और उस पर कुछ नहीं होता तो फिर आप लोग भी पैसे बढ़ा ही देंगे? जाहिर सी बात है, जब हमें उनको पैसे कहाँ से देंगे? अगर उनको पैसे नहीं देंगे तो हमें दूध कैसे देंगे? तो दूध का कितना मार्जिन होता है? जैसे आप लोग रिटेल कर रहे हैं आप लोग, तो कितने पैसे होते हैं? दूध का रिटेल का मार्जिन जो है 5-6 रुपये होता है, क्योंकि थैली शॉपर बहुत फ़र्क पड़ता है। थैली शॉपर में वो है, वो उसमें बराबर हो जाता है। वैसे ये हर तरफ महंगाई है, हर चीज़ें महंगी हो रही हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? दूध भी अब मजीद महंगा हो जाएगा तो हर घर की ज़रूरत है, ये तो फिर कैसे होगा? हर घर की ज़रूरत, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। असल बात यह है कि वहाँ का राशन बहुत महंगा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का राशन। अगर वो नॉर्मल हो जाए तो हर चीज़ अपने आप आ जाएगी लेवल पे। वैसे अगर कीमत बढ़ जाती है तो आपके अपने घर के लिए भी तो मसला होगा, आपके घर पे भी तो इस्तेमाल होता है दूध? बिल्कुल होता है, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़, हर घर की ज़रूरत है। दूध तो हर घर की ज़रूरत है। चीनी 100 रुपए की हो गई थी, अभी कुछ पैसे कम हुए थे, अभी पेट्रोल बढ़ गया, फिर 100 रुपए की हो गई। वैसे बीच में कुछ ऐसी चीज़ों पे आवाम ने कुछ बाइकआउट भी किया था, जैसे फ्रूट की कीमतें बढ़ी थी और इस तरह की चीज़ें, तो क्या दूध का भी ऐसा हो सकता है? अगर बाइकआउट हो जाए तो फिर बाइकआउट हो जाएगा तो उस पर कोई, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, इसमें बाइकआउट मजबूरी है। अगर इसमें बढ़ाते हैं तो, लेकिन वो उनकी भैंस वालों की मजबूरी है, वो कहाँ से राशन खाएंगे? अपनी जेब से तो नहीं खिलाने से। क्या कहेंगे? दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, अभी बढ़ी नहीं है लेकिन इम्कान है कि बढ़ जाएंगी। 140 रुपये का ऐलान किया है। ये तो गलत कर रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि काम भी नहीं है। पहले भी 6 महीने 7 महीने लॉकडाउन था, काम नहीं था। भी मजदूर आदमी दिहाड़ीदार है, सुबह जाते शाम को आते, ये ब्लाक सीमट इसका काम करते, तो ये तो गलत कर रहा है गवर्नमेंट। इमरान खान से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा नहीं करो, इसके ऊपर काबू लाओ। जो कब्जा माफिया ये दूध वाला है,
इसको कंट्रोल में करो। जी नाज़रीन, अब गुलिस्तान जौहर के इलाके में चेक करते हैं कि यहाँ दूध फरोश किस नर्ख पर दूध बेच रहे हैं और इन कीमतों में इजाफे के बारे में उनका क्या कहना है। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर है ये कुरैशी मिल्क शॉप है और हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं कीमतों के हवाले से। अच्छा ये बताइए कि अभी दूध कितने रुपए आप बेच रहे हैं? डेयरी फार्मर्स ने ऐलान किया है कि दूध की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, 140 रुपए का जैसे उन्होंने ऐलान किया कि हम कर देंगे। अभी है तो ये अगर आ जाएगा तो फिर आप लोग कीमत यही रखेंगे या आपको भी बढ़ानी पड़ेगी? जैसे ओनर बोलेंगे हम वैसे करेंगे। अभी तो फिलहाल 120। तो वैसे अभी मौजूदा रेट से भी तो 120 ज़्यादा ही है ना गवर्नमेंट के रेट से। तो आप लोग मुलाजिम हैं? जी ये मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने बताया 120 रुपये ये अभी मौजूदा रेट है इनका और जो आगे बढ़ेगा 140 रुपये जब होगा तो कह रहे हैं कि हम देखेंगे। सर आपसे बात करना चाहेंगे कि दूध की कीमतें फिर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है डेयरी फार्मर्स ने, 140 रुपये करने का ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे इस पर? सर ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अब देख लें, अब पेट्रोल पे देख लें कि पेट्रोल पे रेट बढ़ गया है, दालों पे देख लें, हर चीज़ पे, आटे पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सस्ती मिले। अब बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को कायम रखे और सारी चीज़ों को सस्ता करे। जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका है, मजदूर है, वो खा सकता है और खा ले। अब दूध की जहाँ तक आपने बात की है, ये 95 से 120 तक आ गया। आगे बढ़ेगा, जाहिर है 10 रुपये बढ़ाएंगे या 20 रुपये बढ़ाएंगे, 140 रुपये करने का 40 ईरान है, लेकिन ये नाजायज़ है। आप इनमें पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमत में और पीटीआई की हुकूमत में किसको बेहतर समझते हैं अब तक की सूरत हाल में? मैं इस टाइम जो समझता हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं पीटीआई को समझता हूँ कि पीटीआई कुछ काम कर रही है जो जाहिर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ काम कर रही है। तो आपको उम्मीद है अच्छी? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की और यहाँ हमने बात करी आपकी जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा हैं शाकिर उमर, उनसे हमने भी रब्ता किया और हमने भी उनसे बात की कि वो क्या कहते हैं, वो प्राइसेस बढ़ाना क्या नागुज़ीर था, क्या बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। तो उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत और हुकूमती इदारों पर डाल दी है। उनका कहना है कि इसके सब के ज़िम्मेदार जो हैं वो हुकूमती इदारे हैं और हुकूमत है, क्योंकि अगर हुकूमत चाहती कि ऐसा ना हो, दूध महंगा ना हो, तो जो चारे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जो भैंसों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो सस्ता करती। तो उनसे हमने जो बात की है गुफ्तगू, वो आपको सुनवाते हैं। क्या कहते हैं, ये जो कीमतें बढ़ी हैं तो आम सारिफ कहाँ जाएगा? जैसे कि आम सारिफ के हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की और पॉलिसी साज इदारों की कि वो जी सस्ते अजनास को एक्सपोर्ट कर दें रेवेन्यू हासिल करने के लिए, महंगे अजनास को इंपोर्ट किया जाए रेवेन्यू हासिल करने के लिए, उसका सारा वजन अवामुन्नास पर डाला जाए। तो ये कीमत बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? अवाम वैसे ही महंगाई है, हर चीज़ महंगाई है, पेट्रोल महंगा है। रास्ता है जी, अपने जानवर की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता, पर वो कम से कम 15 से 20 साल का प्रोसेस है। तो अभी जो जानवर हैं, अभी उनको जो दूसरी चीज़ें भी होती हैं, कहते हैं कि लोग जो है दूध ज़्यादा लेते हैं, उनसे आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? असल में जी देखें, इस चैप्टर को कर दें क्लोज अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगा दी पाबंदी और उसके बाद बार बार इशू हार्मोन पे बात करना ठीक नहीं है। तो फिर क्या आवाम, तो अब पता नहीं अब आपको क्या रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा है? तो लोग जब ये महंगा दूध ही खरीदने पे मजबूरी होंगे या कोई अगर बाइकआउट पे जाते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर क्या होगा? देखो जी, बाइकआउट पे चले जाए ना, मैं खुशी होगी, करके देखें बाइकआउट। दूध हर घर की जरूरत है जी, दूध तो कभी भी बाइकआउट नहीं हो सकता दूध का। एक तो शायद यही सोच के आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि कोई बंदा इसके बगैर रह नहीं सकता, हर घर की जरूरत है। नहीं, देखिए मैं बताऊं अख्तर भाई, दूध की कीमतें मेरी, आपकी या डेयरी फार्मर्स की या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात पे थोड़ी है उसकी कीमत। उसकी कीमत तो बराह रास्त उसके इनपुट से मुंसलिक है। आप इनपुट की कीमतें कम कर दें, हम दूध की कीमत कम कर देंगे। जी नाज़रीन, और आपको एक और खुशखबरी दे दें कि हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड में केडीए चौरंगी पर सेवरेज के सिस्टम की ख़राबी की निशानदेही की थी और वहाँ के मकीनों ने हमें वीडियो पहले भेजा था। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, हमने उसको कवर किया था और हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ था। उसके बाद से जो बल्दियाती इदारे जो हैं वो होश में आ गए थे और उन्होंने उसका नोटिस लिया और वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया। अब वहाँ काम तकरीबन तकमील के मराहल में है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पर खुश हैं और उन्होंने इस बात पर मेट्रो वन की न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया है। आइए आपको उनकी वीडियो भी दिखाते हैं।
केडिया चौरंगी है, ये आप हाल देख लें इसका। तो हमें जिन लोगों ने निशानदेही की थी और ये वीडियो हमें भेजी थी, उनमें से एक साहब यहाँ मौजूद है। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमने मेट्रो वालों से कांटेक्ट करा और माशाल्लाह वो फ़ौरन आ गए, लेकिन आपको हमने आज ही कांटेक्ट करा और आप आज ही आ गए। और पिछले 1 महीने से हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। ये जितना भी काम है ये सारा मुस्तफा कमाल के टाइम का होया हुआ है, जो अभी तक चल रहा है भाई, वरना ये कुछ भी नहीं करा किसी ने। जो लोग कहते हैं पंजाब पंजाब है, पेरिस पेरिस तो ये है, इसको आगे बनाओ ना, इसको क्यों नहीं बना रहे। बस ये हम रिक्शा चलाते हैं, इधर से आना जाना बड़ी तकलीफ होती है, ये पानी की वजह से कीचड़ में। सवारियाँ भी बोलती हैं कि भाई बहुत गंद है, कीचड़ है। कह रही हूँ इस पानी की वजह से हमारे यहाँ 4 दिन से गैस नहीं है, वो कोई लीकेज मिक्स हो रही है इसमें। ओके, और ये पानी का मसला कब से आप लोग को? ये तकरीबन 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, तो ये कभी रात में ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, और आप देख सकते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे भी हैं और जो ब्यूरोक्रेसी भी है, जो डीसीज भी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट ने उनको भी असाइन किया कि वो अपने अजला में लोगों के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं इस वक्त केडिया चौरंगी शाहिद खान आफरीदी सर्विस रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ का हम लोगों में बहुत शदीद मसला था और वो मेट्रो न्यूज़ वालों से हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने उस मसले की आवाज़ उठाई और वो मसला अब हल हो चुका। हम इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे मेट्रो न्यूज़ शाहीन अख्तर खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए बर वक्त और उन्होंने इस आवाज़ को मीडिया के ज़रिए उठाया और ये हल हो गई। और इस काम को जिसने किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और तमाम लोग जिन्होंने इसमें काम किया और लाइंस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो चेंज की, तो हम उन सब का बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ बिज़नेस की, और बिज़नेस में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की बहुत सारी मसनूआत ऐसी हैं जो बैरून मुल्क जिनकी डिमांड बहुत है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उनमें से फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मकदार में बाहर जाते हैं हमारे फ्रूट्स। उसी हवाले से हम बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब। सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब MD हैं इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के, जो कि फ़्रूट्स के एक्सपोर्टर्स हैं और कोई तकरीबन 3 अशरे से इस कारोबार से वाबस्ता हैं। उसके अलावा शेख साहब जो हैं वो अमेरिका पाकिस्तान बिज़नेस डेवलपमेंट फ़ोरम, एक इंटरनेशनल फ़ोरम है, उसके पाकिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं और उसके तवस्सुत से भी वो अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान ख़ासतौर पर तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए भी कोशिश रहते हैं। और उसके अलावा बिज़नेसमैन तो हैं ही, लेकिन साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा भी इनमें रहता है और सोशल एक्टिविटीज़ में भी खासे सरगर्म हैं। तो शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब ऑफ कराची एवेन्यू के, और अभी उनका टेनवर इसमें चल रहा है रोटरी क्लब में। शेख साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि कारोबार का आगाज़ कब किया आपने और क्या शुरू से ही आप एक्सपोर्ट्स के बिज़नेस में हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे ऑन बोर्ड लेने का। इसका बिज़नेस की जो आगाज़ है मेरा, मैंने 1998 में किया जब मैंने तालीम से फ़राग़त हासिल की, और तभी से एक मेरा रुझान था कि एक्सपोर्ट की तरफ हमें जाना है। गो कि मेरे फादर का बिज़नेस था लेकिन वो डोमेस्टिक लोकल बिज़नेस करते थे, तो मेरा विज़न था कि हम जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बनाएं और एक्सपोर्ट करें और जो है मुल्क के लिए भी ज़र मुबादला कमाएं और वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाएं और चीज़ों को आगे लेके चलें। अच्छा, तो बस तो आपने ख़ास तौर पर ये फील्ड क्यों चूज़ की एक्सपोर्ट्स में? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट हो सकती थी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैंने जैसे आपको बताया कि डोमेस्टिक बिज़नेस फादर का जो है वो इसी हवाले से था, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले से, तो मुझे जो है वो इजीली एक्सेस भी था कि हमारे जो है वो रिलेटिव्स भी इसमें ग्रोइंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके तमाम चीज़ों में मौजूद थे। तो आप किन किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अभी और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? करंटली तो जी जो पाकिस्तान से जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो मैंगो है हमारा, जो हनी मैंगोज़ कहलाते हैं, वर्ल्ड में मशहूर है, सबसे मीठे आम। उसके अलावा कीनू है, फिर आनियन है, पोटैटो है। ये बल्क शिपमेंट्स होती हैं, बाई सी मूव होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब ये बताइए कि ज़्यादातर जो आप ग्रोअर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से ही आपसे कांटेक्ट में हैं या आप ख़ुद भी ग्रो करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास ग्रोअर्स मौजूद हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ब्लेस कंट्री है, हमारे पास तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दुनिया भर के जो है मतलब लजीज तरीन फ्रूट्स जिन्हें कह लें कि वो मौजूद हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान से एक्सेस होता है। और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे पोटैटो है वो मेनली पंजाब में होता है, और इस तरह मैंगो है, मैंगो सिंध और पंजाब में होता है, KPK में नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो KPK में होती हैं, बलूचिस्तान में होती हैं, तो इस तरह मिक्स मैच चलता रहता है पूरे पाकिस्तान से। तो आप इतने अरसे से इस कारोबार में पहले और आज के मुकाबले में क्या सूरत हाल है, क्या देखते हैं? जी हम इसको जो इस तनातर में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो हमारे पास लैकिंग है, और उस हवाले से जो है वो काफ़ी काम होने वाला है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं आज तक हम उन्हीं में अभी तक उलझे हुए हैं। दुनिया जो है वो रोबोटिक्स की बात करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है, और अभी तक हम जो है वो बुनियादी मसाइल में उलझे हुए हैं, जैसे गैस है, पानी है, बिजली है। एक चीज़ ये बताइए कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका अपना प्लांट हो, आपकी अपनी फैसिलिटी हो, चीज़ें हों, या बस आप बाय करके और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी अगर आपका प्लांट अपना है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी अपनी है तो वेल एंड गुड, ये बड़ा बेहतर होता है। वरना आप एक कमर्शियल ट्रेडर बन के रह जाते हैं, आप वो मार्जिन अचीव नहीं कर सकते, वो क्वालिटी पे अबूर हासिल नहीं कर सकते जो आप बीइंग अ प्रोसेसर खुद जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, राइट। और एक्सपोर्ट्स में अब क्या सूरत है? पहले आसानियाँ थी या अब आसानियाँ हो गई हैं? पहले कुछ डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ थी, अब किसी और किस्म की मुश्किलात हैं। मुश्किलात अपनी जगह हैं, और जिसके लिए जो है वो हमारे चैम्बर्स और डिफरेंट एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट साइड से थोड़ा सा कोऑपरेशन मज़ीद दरकार है। अभी एक्सपोर्ट रिलेटेड क्या मसाइल हैं, मेन चैलेंजेस क्या हैं अभी? देखिए हमारे यहाँ जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की अब बात की जाती है, तो उसमें जो है वो जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को देखते हैं तो हमारे यहाँ अभी तक बुनियादी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको कहा वही अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। अब बैंक अकाउंट से ही आप इनिशिएट करते हैं किसी भी कंपनी का, तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए अब मिनिमम 15 दिन से 1 महीना आपको दरकार होता है। फिर उसके बाद उसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है, आपको वीबॉक की आईडी चाहिए होती है एक्सपोर्ट के लिए, वो फर्दर एक टाइम टेकिंग काम है, उसमें महीना 2 महीना 3 महीने भी लग जाते हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ें ही आपको इनिशिएट करते हुए बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। मतलब इसमें कुछ 4-6 महीने लग जाते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुनिया में ऐसा है कि आप वन विंडो ऑपरेशन होता है, डिजिटलाइजेशन है, आप घर बैठे तमाम चीज़ें आपके एक वाइफ आपके होते हैं, तो वो आप उससे ऑनलाइन होते हैं और जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आप वेरी नेक्स्ट डे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये इन चीज़ें नहीं है। तो वैसे तो SECP ने ख़ास तौर पे और FBR भी इस हवाले से करता रहता है कि ऑनलाइन कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन भी, अब प्रोसेस वगैरह उन्होंने ऑफर तो किए हैं, लेकिन ये इस हवाले से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों के लिए नहीं है। जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। देखिए NTN रजिस्ट्रेशन आसान है, NTN आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें इन्होंने ज़रूर बड़ा अच्छा काम किया है, वो आपको सेम डे एलोकेट हो जाता है NTN नंबर। लेकिन उसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं, जिस तरह आप सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी है एक्सपोर्ट के लिए, वीबॉक की आईडी लाजमी है कस्टम से जब आपको जो इशू होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट के क्या सिनेरियो है? कोविड के बाद सेकंड वेव भी अब चल रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को उस तरीके से कोविड ने इफ़ेक्ट नहीं किया, ये हम बड़ा ब्लेस्ड हैं इस हवाले से, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम SOPs को फॉलो करते हुए काम करते रहे हैं। तो ये SOPs को जो हम फॉलो करते हुए तमाम चीज़ों को लेके चलते रहे और काम करते रहे हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फुलफ़िल करते रहें। और मैं समझता हूँ कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को फर्दर अवेल करना चाहिए, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर कर लें तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब ये कोविड के सीन में जहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ अभी भी लॉकडाउन का शिकार हैं, तो क्या एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमें ज़्यादा मिले हैं, पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जैसे आपको कहा कि हम उस तरीके से इफेक्ट नहीं हुए। चाइना लॉकडाउन की तरफ चले गया था, चाइना में जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आना कम हो गए थे, और हमारे नेबरिंग कंट्री जिस तरह बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल के काफ़ी ऑर्डर जाते थे, वो नहीं जा रहे। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ लॉकडाउन हो, वो तमाम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारी तरफ आ गए हैं। और अगर हम उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो वो क्लाइंट्स हमारे परमानेंट हो जाएंगे, और हम उन मार्केट्स में जिन्हें भी अभी एक्सेस मिला है, जिन मार्केट्स में हमें, हम उसमें परमानेंट अपनी जगह बना सकते हैं। राइट। तो अभी क्या सूरत हाल है वैसे ओवरऑल, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद क्या कितनी है, और उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं वो अब क्या थोड़े एड्रेस हुए हैं थोड़े बहुत एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स? बिल्कुल मुख्तलिफ फोरम से मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, मसाइल कुछ कम हुए हैं लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है।
जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमें इस वक्त जो चीज़ें चाहिए, जो हमें फैसिलिटेशंस चाहिए, वो अभी हमें प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं। हाँ, क्लेम्स की हद तक, रिबेट की हद तक जो चीज़ें थी और जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स हमारे जो थोड़ा से रुके हुए थे वो कुछ हद तक मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन जो है वो अभी तक हमें प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं किया गया। गैस बिजली वाले इश्यूज से एक्सपोर्टर्स भी उतने ही इफेक्ट होते हैं जितना कि बाकी इंडस्ट्री होती है। ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली देखिए, आपका टेक्सटाइल सेक्टर तो टोटली रिलाई करता है गैस पे, और जिनको अभी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि मार्च तक जो है वो आप अपने जितने भी गैस के यूनिट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर लें। इलेक्ट्रिसिटी पहले ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तमाम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लोकल इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्रूशल है। जिस तरह हमारी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इंडस्ट्री भी ले लें, हमें कोल्ड स्टोरेज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और रीज़नेबल रेट्स पे नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में ये भी एक वजह है कि लोग इसलिए भी थोड़ा सा अवॉइड करते होंगे कि अगर उन्हें स्टोरेज बनाना है, चीज़ें प्रॉपर रखनी है, तो उसके लिए उनकी कॉस्टिंग, फिर चीज़ें ख़राब होने का भी अंदेशा। फ्रूट तो खासतौर पर इतने ज़्यादा अरसे आप नहीं स्टोर कर सकते। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली यही वजह है कि प्राइसेस का भी इन्फ्लेशन रहता है, आए दिन प्राइसेस अप एंड डाउन रहती हैं, और लैक ऑफ जो है वो लोगों की इस वक्त इस तरफ इन्वेस्टमेंट है, लोग इस तरफ मूव नहीं हो रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरफ लेके नहीं आ रही, क्योंकि बड़ा एक सेक्टर है कूल चेन का। अगर आप इस इंडस्ट्री में देखें तो हमें ये तमाम चीज़ों को अवेल करने के लिए अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे इंटैक्ट हैं। राइट। और ये बताइए कि इस एक्सपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की अभी रिफंड से मुताल्लिक और इस तरह की चीज़ों के इश्यूज़ के आपके सेक्टर में भी हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जी, हम भी सेम सेक्टर में फॉलो करते हैं, और मैंने आपको यही बताया कि अभी कुछ अरसा हुआ है कि कुछ इस तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो आई है, जिसकी वजह से जो अभी आप करंटली थोड़ा सा बूम भी देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, तो यही वजह है। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि इस कारोबार में अगर कोई और लोग आना चाहें, नए लोग उसमें आना चाहें, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, या उनको क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, क्या अहलियत होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? ये डिपेंड करता है कि वो किस उसमें आना चाहते हैं। अगर वो जो है ग्रोइंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके पास एक फर्टाइल अच्छी लैंड होनी चाहिए, और उसके पास वहाँ पे जो है वाटर एक्सेस अच्छा होना चाहिए। और मैं मशवरा दूंगा नए आने वालों के, अगर वो ग्रीन हाउसेस की तरफ जाएं या कंट्रोल एटमॉस्फेयर की तरफ जाएं, जिसमें जो है वो चीज़ें जो है वो जी टनल फार्मिंग टाइप की जो चीज़ें हैं, जिसमें वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो कर सकें, जिसकी उनको अच्छी जो है वो एक वर्थ मिल सके मार्केट में। रूटीन अगर वो मार्केट में आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, तो एक नए एडवांसमेंट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ जब वो आएंगे और यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जिस तरह से भी आपने देखा कि 4-5 साल हुए हैं पाकिस्तान में जो है वो स्ट्रॉबेरी ग्रो होने लग गई है, तो हाँ, तो माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये पाकिस्तान में जब से स्ट्रॉबेरी होना शुरू हुई है, अब आप देख रहे हैं कि किस इलाके में हो रही है? ये अब ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है, सिंध से शुरू हुई है ये, और फिर उसके बाद अब मेनली जो इसकी मेजॉरिटी हो रही है पंजाब में, जितने हिल एरियाज़ हैं, एबटाबाद वगैरह, काफ़ी यहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्शन हो रही है। आपसे बस आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि पाकिस्तान में फ्रूट भी लोग शिकायत करते हैं कि महंगे हैं, उनको भी नहीं मिल पाते एज कंपैरिजन विद कंपैरिजन ऑफ इन्फ्लेशन, तो क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं एक्सपोर्ट हमारी बढ़े और हमारे अपनी जो फूड सिक्योरिटी का मसला है वो बन जाए और यहाँ मकामी तौर पर लोगों को फिर खाने को फ्रूट नहीं मिले, सारे आप लोग अगर बाहर भेज देंगे तो? अच्छा, ये बड़ा एक जो है वो मिसकंसेप्ट है, जैसे आप कह लें। पाकिस्तान में जो भी फ्रूट्स होते हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड फ्रूट ही एक्सपोर्ट होते हैं या सेलेक्टेड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होती हैं, और मज़े की बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान की जो प्रोड्यूस है, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये मोर देन 10% उसकी प्रोडक्शन के कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा। तो यू सी के मतलब हमारे पास 20 to 25% सरप्लस होता है, उसमें से हम 7-8% उस प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोअर स्टैंड कर रहा है, उसको एक अच्छी मार्केट मिल रही है, एक प्राइस मिल रही है। अगर ये एक्सपोर्ट भी बिल्कुल आप बंद कर देंगे या ख़त्म हो जाएगी, तो वो ग्रोअर को जो प्राइस मिलती है वो सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए ग्रो कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट है, जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, आपके समाजी कामों के हवाले से और एमपाक के हवाले से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे गुफ्तगू होगी। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब की और बड़ी फ्रूटफुल रही। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको नई मालूमात भी मिली होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर्स के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।